मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल विद्रोही। चांद जब सूरज के पथ पर आएगा तब धरा पर ग्रहण सा लग जाएगा। ग्रहण सूरज पर है या है चांद पर, यह नहीं कहना मुझे। कविता लंबी है। तुम जरा चेतो कलश के पत्थर, तुम जरा चेतो कलश के पत्थरों। मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल की यह पहली कविता है जिसे त्यागी बाबा और बाबा गोपाल दास अखईपुर की उपस्थिति में बेहड़ा शिव मंदिर पर चंद्र ग्रहण के दिन लिखा गया। कविता की साधना का यह दौर जो शुरू हुआ वह पापा के साथ जीवन पर्यंत चलता रहा। सृजन के दौरान पापा ने लगभग 250 कविताएं लिखे और गीत लिखे। उस समय इतनी प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी, या यह कह लीजिए कि प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं थी, और दूसरा ये भी कह दीजिए कि उनके अंदर जो है प्रकाशन के प्रति बहुत रुचि नहीं थी। शांत सुखाए जो है वो सृजन कर रहे थे। उनके जो भाव थे मन के, वो अक्षर के रूप में हमारे सामने जो है वो आते चले गए, जिसकी वजह से उनकी कविताएं प्रकाशन में तो नहीं आई, लेकिन पहली कविता का लिखा जाना पापा को बहुत प्रेरित करता है। संघर्षों के बीच ये कह लीजिए कि जैसे कहीं न कहीं उन्हें जीवन जीने का कोई रास्ता मिल गया हो। मित्रों, हमारा गांव सांस्कृतिक और सामाजिक शैक्षणिक रूप से बहुत समृद्ध है। हमारे यहां प्रतिवर्ष 2 नाटकों का मंचन किया जाता था। पिताजी ने कविता लिखनी शुरू की तो अब प्रतिवर्ष 2 नाटकों के बाद 1 सप्ताह के अंतराल पर एक विराट भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होने लगा, और जिसके आयोजक मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ जी शुक्ल हुआ करते थे। मित्रों, वो दौर शुरू हुआ हमारे गांव बेहड़ा में कि दुर्गा प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य परिषद बेहड़ा का गठन हुआ, और हिंदी साहित्य परिषद बेहड़ा के गठन का प्रभाव, कवि सम्मेलन के आयोजन का प्रभाव गांव जवार पर इतना पड़ा कि बहुत से लोगों ने उस समय ये कह लीजिए लिखना शुरू कर दिया, कलम संभाल लिया। अब महीने के हर रविवार को हमारे यहां काव्य गोष्ठी का आयोजन होने लगा, और ये जो काव्य गोष्ठी आयोजित होती है, जिसके प्राय संचालक चंद्रभान पांडे जी हुआ करते हैं। दुर्गा प्रसाद सिंह, कपिल देव सिंह चुप्पा, पदुम सिंह, कामेश्वर शुक्ल, ओम प्रकाश शुक्ल मुन्ना, भानु प्रताप सिंह, नारायण प्रसाद शुक्ल, भुवनेश्वर शुक्ल, केशव शुक्ल आदि अनेक लोगों ने अपने मन के भावों को कलमबद्ध करना शुरू कर दिया। ये मेरे पिताजी का प्रभाव मंडल था कि लोगों के मन के भाव कागज पर आने लगे। और इतना ही नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि हमारे जो तहसील किराकत है, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है, वहां के से कवि रविवार को बेहड़ा जो है शुक्ल के दरवाजे पर आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां काव्य गोष्ठी का आयोजन होने लगा है। अब कवियों का जमावड़ा नियमित रूप से मेरे बैठका में, जो कि मेरे मकान के बाहरी हिस्से में प्रथम तल पर है, बहुत बड़ा हॉल है, यहां होने लगा, जिसमें पापा के गुरु तिलकधारी महाविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्रीपाल सिंह छेम का विशेष सहयोग रहा। रूपनारायण त्रिपाठी, ब्रजनाथ तिवारी, कामिल शफीकी, बेधड़क बनारसी,
चकाचक बनारसी, सुदामा मिश्र साण, सावित्री गौड़, आणुक जी रेणुकूट से। तो वाराणसी, रेणुकूट, मिर्जापुर, शक्तिनगर, आजमगढ़ के लालगंज से, गाजीपुर से कवियों का आना जाना जो है एक तरीके से अब बेहड़ा के केंद्र में हो गया और सुकुल के दालान में, क्योंकि वहां आयोजन होता है तो लोग चले आते हैं। और इनमें से अधिकांश लोग प्रायः जो हमारा विराट कवि सम्मेलन होता उसमें वहां अपनी सहभागिता देने के लिए उपस्थित रहते। और जब भी इनकी इच्छा होती मासिक गोष्ठियों में शामिल होने के लिए चले आते, क्योंकि उन्हें पता था कि पंडित ओंकारनाथ शुक्ल की बैठक में आयोजन होता है और इस नियमित आयोजन में होने का कारण बड़ी जगह का होना। पिताजी खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे, पीने के बाद खाना पीना, ठीक है, भोजन की व्यवस्था कर देते थे। और यहां आने वाले जो भी कविगण थे उन्हें उचित मान सम्मान दिया जाता था। इस तरीके से ये कह लीजिए कि बेहड़ा के जमीन की माटी इन कवियों को आकर्षित करने लगी। और मेरे पिता जीवन से संघर्ष करते हुए उनके बाद जो भी संसाधन होते वो साहित्य सृजन के इन पुरोधाओं के लिए लेकर सदैव तत्पर खड़े मिलते। घर के सभी बच्चे और आसपास के जितने भी लोग थे, कवियों के आने पर या इस तरीके के आयोजन होने पर वो पूरे सेवा भाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। ये कह लीजिए कि सबके अंदर एक उत्साह था। ये मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल का शायद प्रभाव था, उनकी रुचि थी। लोग मित्रों उन्हें दिल से चाहते थे। अब यहां हिंदी कविता की चर्चा चल रही थी, लेकिन मित्रों आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मेरे पापा कविता लिखने के पहले उन्होंने 5 उपन्यास लिख दिए थे और लगभग 8 नाटक उनके लिखे जा चुके थे। और प्रतिवर्ष गांव में आयोजित होने वाले 2 नाटकों में एक नाटक पंडित ओंकारनाथ शुक्ल विद्रोही का होता था और जिस दोनों नाटकों का जो डायरेक्शन होता था, निर्देशन होता था, वो मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल किया करते थे। नाटकों के मंचन के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन का ये दौर जो 1980 से शुरू हुआ वो अनवरत 1996 तक चलता रहा। नाटक हालांकि हमारे यहां जो है सन 50 के पहले से खेले जाते रहे हैं। शकल नारायण सिंह मास्टर जिसके डायरेक्टर हुआ करते थे, उसके पहले का इतिहास मित्रों मुझे पता नहीं है। तो अब ये 96 तक चलता रहा। जैसा मुझे याद है, गांव के जितने भी सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक महायज्ञ होते या विशेष कार्य होते, इन विशेष कार्यों में मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती। 96 के बाद वही दौर है, मैं मुंबई आ जाता हूं और पापा को ये कह लीजिए मजबूर होकर के समय समय पर मुंबई आना पड़ता है और वहां का माहौल भी बदला होगा, चीजें अवरुद्ध हैं। तो मित्रों इस बात को आप जान लीजिएगा कि ये जो आयोजन होते थे इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण उस जमाने के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार से थे। पापा के पास धन का अभाव भी था तो प्रभाव भी खूब था। कभी कभी परिवार के लोग सोचते कि इतनी समस्याओं से जूझते हुए आखिर ये इस तरीके के आयोजनों में क्यों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद हो सकता है, ऐसा मैं अनुमान कर सकता हूं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए मेरे पापा, मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल को इन आयोजनों से ऊर्जा मिलती रही हो, चेतना मिलती रही हो, शक्ति मिलती रही हो। तो इस तरीके से मित्रों आप ये जानिए कि आज सरकार के द्वारा जगह जगह सड़कें बन रही हैं, खड़ंजा बिछ रहा है,
आरसीसी की सड़कें ढाली जाने लगी हैं, नालियां बन रही हैं। लेकिन मित्रों, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है, 1971 का आदर्श गांव बेहड़ा, मेरे पिता जब सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनका अधिकांश समय जौनपुर और बंगाल बीता था, जब इन्होंने गांव में रहना लगभग निश्चित किया, तो यहां ये देखते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ सुधार किया जा सकता है। तो जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आज जो सरकारी खर्चे से होता है, उस जमाने में मेरे पिता पंडित ओंकार नाथ शुक्ल ने अपने पुराने मकान से निकालकर लगभग 1.5 किलोमीटर के खड़ंजे को बिछवाया था। और ये बिछाए जाने के पीछे बड़ा कारण था। गांव के बीचों बीच से आने जाने का जो रास्ता था वो बहुत खराब हो गया था। गांव के लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होते थे। लोग प्रायः कहते थे, अरे सुकुल, कहीं से भी सोर्स लगा के इसको ठीक करा देते हैं। शायद उनके दिमाग में यह बात घर कर गई कि लोगों को असुविधा होती है, तो ये कह लीजिए कि बड़े परिवार का होना, मान सम्मान का होना, प्रभाव का होना और समाज के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे का होना, शायद हो सकता हो कि बाहर उस समय मुख्यमंत्री के रूप में श्रीपद मिश्र जी हुआ करते थे, कहे हों, या हो सकता उनके सामने प्रस्ताव न रखे हों। परिवार की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में बचाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, इस बात का मैं केवल अनुमान कर सकता हूं, क्योंकि इस संदर्भ में कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई बातचीत नहीं हुई। और मुझे इतना भी याद है, जब से मुझे होश है, कि परिवार के लोगों ने कभी भी उनके द्वारा किए गए सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यों के लिए जो कुछ भी उनका समय या धन खर्च होता था, जो कि ये कह लीजिए जो पास में था, कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, किसी ने कोई सवाल नहीं किए। मित्रों, यहां अपने पिता पंडित ओंकार नाथ शुक्ल के विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए मैं जरा भी भावुक नहीं हूं। निष्पक्ष होकर जो बातें मैंने देखी हैं, अनुभव की हैं, आज वो आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी डायमेंशन, ऐसा व्यक्तित्व शायद ही ढूंढने पर मिलता हो। और ऐसे पिता का संतान होना मेरे लिए गर्व का विषय है। कोई भी चाहेगा कि नहीं, पिता के रूप में ऐसे ही व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति मिले। लेकिन मित्रों, वो तो ऊपर वाला भेजता है। ये मैं भाग्यशाली था कि मैं उनके संतान हुआ। पापा तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर के 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष रहे, जब वो स्नातक कर रहे थे, बीए कर रहे थे। बीएड करने के लिए राजा जौनपुर द्वारा स्थापित राजा श्री कृष्ण दत्त महाविद्यालय में वहां वो प्रवेश लेते हैं। वहां वो एक बार निर्विरोध अध्यक्ष होते हैं। ये कह लीजिए कि उनके अपने चाहने वालों, जानने वालों की एक लंबी फेरिस्त रही है। उमानाथ सिंह, सुरेंद्र सिंह, फतेह बहादुर सिंह, लाल बहादुर ओझा, मतलब एक लंबी फेरिस्त रही है। ये कह लीजिए कि जो कि बाद में बड़े बड़े पदों पर पदस्थ हुए। तो मित्रों, शुभचिंतकों का पापा के ऊपर अपार विश्वास था। अब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे चाहते थे, जब उनके यहां वो छात्र राजनीति में सक्रिय हुए थे, तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और पंडित भगवती दीन तिवारी, जो कि मेरे बड़ी बुआ के ससुर थे, वो चाहते थे कि पंडित ओंकार नाथ राजनीति में सक्रिय हों और पंडित भगवती दीन तिवारी के चचेरे भाई पंडित जय नारायण तिवारी, जिन्होंने उस समय 27 कॉलेजों की स्थापना की थी,
मित्रों, उस समय कॉलेज स्थापित करना समाज सेवा का कार्य हुआ करता था, आज व्यापार हुआ है। तो पंडित जयनारायण तिवारी चाहते थे कि ओंकारनाथ जी ने अगर एलएलबी और बीएड किया है तो वो किसी कॉलेज की जिम्मेदारी संभाले, प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित करें, या उनके साथ जो है जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है उसे वो अपना ले। मित्रों, जिले में अपना मकान था, अच्छी पहचान थी, तो परिवार रिश्तेदार ये चाहते थे कि वो वकालत करें, एलएलबी उन्होंने किया है। अब यह तो मित्रों शुभचिंतकों की अपनी सलाह थी, उनकी सोच थी, वो ऐसा चाहते थे। शायद पापा राजनीति में सक्रिय हुए होते, शायद वो पंडित जयनारायण तिवारी के साथ शैक्षिक संस्थानों के संचालन की जिम्मेदारी लिए होते, या किसी एक प्राचार्य के पद को सुशोभित किए होते, तो निश्चित तौर पर आज के समय में मैं कह सकता हूं कि वो मेरे लिए बहुत विशेष होता। लेकिन यह जीवन का एक बाहरी पक्ष है जिसे दुनिया देख रही है। इसका एक दूसरा भी पहलू है, शायद लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, या शायद लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। 1965 में मेरे बाबा का देहांत होता है। 1940 में मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। पापा की उम्र कितनी रही होगी, कल्पना कर सकते हैं, 25 साल। तो 25 साल, 23 साल, 21 साल बड़े पिताजी, मेरे पापा और चाचा जी। अब पिता के देहांत होने के बाद एक बड़ी समस्या जो है परिवार के सामने आई। परिवार का विस्तार हमारे मूल गांव बेहड़ा, जौनपुर शहर के ओलनगंज, नखास और पश्चिम बंगाल के 24 परगना तक फैला हुआ था। अब सवाल यह था कि बाबा के मृत्यु के बाद एकाएक इतना जो खालीपन, एक वैक्यूम आया, आखिर परदादा के द्वारा पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल के द्वारा फैलाया हुआ जो साम्राज्य था बंगाल का, और पंडित उमाशंकर शुक्ल के द्वारा बेहड़ा और जौनपुर का फैलाया हुआ जो साम्राज्य था, जो संसाधन थी, जो व्यवस्था थी, आखिर उसे संभाले कौन? मुश्किल है। मित्रों, जब मैंने साम्राज्य शब्द का उपयोग किया तो 2024 में आप चौंक रहे होंगे कि वो कौन सा साम्राज्य था। ऐसा क्या था कि उमेश जी आज मुंबई में डिग्री कॉलेज में है और अपने पिता और अपने पुरखों के संदर्भ में बता रहे हैं कि नहीं उनका साम्राज्य था। तो मित्रों, इस बात को आप जान लीजिएगा कि शुक्ला परिवार का वो जो साम्राज्य था उसे संभालने के लिए बीए, बीएड, एलएलबी कला किया हुआ व्यक्ति अपने कैरियर की तरफ ध्यान न देकर आखिर क्यों उस जिम्मेदारी के निर्वाह की जिम्मेदारी महसूस करता है। मित्रों, ये मेरे परिवार, मेरे खानदान की मांग थी, क्योंकि 24 परगना जिले में मेरे परदादा पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल द्वारा 1600 बीघे की जमींदारी थी। मित्रों, जमींदारी से ज्यादा यह काश्तकारी थी। जमींदारी के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि उसका टैक्स मिलता था, लेकिन 1600 बीघे जमीन का धान हमें मिलता था। पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल की यह काश्तकारी थी। लेकिन आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन होता है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जमींदारी उन्मूलन ने ये कहिए कि देश के राजाओं, रजवाड़ों और जमींदारों की कमर तोड़ दी। रातों रात जो शीर्ष पे थे वो कहां आ गए? अर्श से फर्श पे आ गए। होता क्या है, पूरी की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है। अब किया क्या जाए? कहीं से क्षण की बात आ गई थी तो 2-4 दिन के अंदर
जो जमीनें थे, जो हमारी जमीनों पर खेती करने वाले खेतीहर किसान थे, या ये कह लीजिए कि हमारे यहां काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे जिन्हें दरबान कहा जाता था। दरबान मतलब चौकीदार, मुंबई में जिसके लिए वॉचमैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, रातों रात उनके नाम कर दी गई। अब सवाल इस बात का है कि उनके नाम जब की गई तो इस बात को आप समझिए कि जमीनें बेनामी हुई है कि नहीं। तो होता क्या है, इसकी वजह से जमींदारी उन्मूलन जो आता है कांग्रेस सरकार का, इसकी वजह से होता क्या है कि अब मुकदमों की बाढ़ आ जाती है। कभी 24 परगना के काशी नगर खाड़ी घाट, जहां हमारा मूल निवास स्थान है, जिसे वहां के लोग तब भी कचहरी कहते थे, आज भी कचहरी कहते हैं, जो कभी लोगों के फैसले दिया करता था, अब शुकुल बाबू की वो कचहरी न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरी के खुद चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और उस समय के मुकदमों का वो जो दौर चला मित्रों, बहुत भयानक था। चीजें हाथ से सरकती चली गई। आज भी कमोवेश कुछ मुकदमे चल रहे हैं संपत्ति के। फिलहाल कम उम्र में पिता पंडित उमा शंकर शुक्ल उर्फ बेचन शुक्ल का देहांत पारिवारिक परिस्थितियों ने जैसे उनके पैरों को बांध दिया। किस रास्ते पर बढ़े, यह एक पक्ष रहा। अब मित्रों, समय अपना खुद निर्णय करता है। मेरे परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य उस समय की मेरी दादी पंडित उमा शंकर शुक्ल उर्फ बेचन शुक्ल की पत्नी श्रीमती इंद्र कुमारी देवी निर्णय करते हैं। वो कहते हैं, बेटा, पुरखों की बनाई हुई संपत्ति है और परिवार इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अगर तुम लोग बंगाल के प्रति जरा भी ढीले पड़ोगे तो टूट जाओगे। बेहड़ा और जौनपुर में रहते हो, ठीक है, इज्जत ढकना मुश्किल हो जाएगा। अगर बंगाल बिखर जाएगा तो परिवार में उस समय सदस्यों की संख्या कम थी। जैसा मैंने बताया, बड़े पिताजी 25 साल, मेरे पापा 23 साल, मेरे चाचा 21 साल। कितना तनाव रहा होगा बड़े पिताजी के ऊपर, पापा के ऊपर और चाचा के ऊपर। उस बात के हम कल्पना नहीं कर सकते। कितने दबाव में वो रहे होंगे, कितनी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने रही होंगी। और आज तो 21 साल, 23 साल और 25 साल ऐसी उम्र है कि कोई डिसीजन हम ले सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसमें निर्णय लेना भी शायद बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या कम थे। तो परिवार के सदस्यों के नाम जमीनें हो नहीं सकते थे। तो जब जमीनें हमारे यहां काम करने वाले लोगों के नाम हुए और खेती करने वाले जो प्रजाजन है उनके नाम हुए, तो ये जमीनें चूंकि रातों रात दर्ज की गई, तो इस दौर में ये निर्णय होता है कि मेरे बड़े पिता और पापा बंगाल संभालेंगे। बड़ा निर्णय होता है मित्रों। ये कह लीजिए शायद बंगाल संभालेंगे और बंगाल संभल गया होता तो तस्वीर या बातें कुछ और होती। इतनी बातों से एक बात आईने की तरह स्पष्ट है कि जमींदारी का जो साम्राज्य था, जो जमींदारी थी, उसे संभालना एक बड़ा काम था, क्योंकि उसके ऊपर शासन और सत्ता की तलवार चल चुकी थी। पूरी की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी। अब अपने अस्तित्व को बचाए रखने का संघर्ष था। स्वयं को संभाले रखना बहुत मुश्किल था। दबाव शासन का भी था, दबाव स्थानीय भी था। तो परिवार मेरा विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था। मित्रों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतना विस्तार था कि लोगों को लगता था कि शुक्ला परिवार के पास अपार संपत्ति है।
सही लगता था। नगद में तो नहीं थे, लेकिन भू संपदा में तो थी। भू संपदा में तो आज भी हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास बंगाल में अभी इतने 100 एकड़ जमीनें हैं। फिलहाल जो भी है, अब जो हमारे यहां खेती करने वाले काश्तकार थे, वो बंगाल की बदलती हुई परिस्थितियों में उनका देखने का नजरिया बदलने लगा। मित्रों, शुकुल बाबू तब भी कहते थे, भूले भटके जब हम वहां पहुंचते हैं तो आज भी शुकुल बाबू कहते हैं, जिसको चरण रज लेना कहते हैं, तो चरण रज लेते हुए मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है और देखता हूं अभी भी। लेकिन जितना सम्मान है, अंदर हमारे हिचक भी उतने ही है। मित्रों, होता क्या है कि बदलती विपरीत परिस्थितियों में अब हमारे धान जो काश्त होते थे वो लूट लिए जाने लगे। अब वहां 2 बार धान होता है साल में, और ये लूट की घटना है दोनों धान के फसल के झड़ाई के साथ ही शुरू हो जाता था। और लूटे हुए जो ये धान थे, उनकी मात्रा कितनी रही होगी शायद अनुमान करना मुश्किल हो। तो वो कभी 2000 कुंटल, तो कभी 5000 कुंटल, तो कभी 500 कुंटल। कह लीजिए कि हमारे परिवार और काश्तकारों के बीच जबरदस्त संघर्ष का दौर शुरू हो गया। ये शासन की तलवार थी कि हमारे लोगों को, जो हमारी जमीन पर काश्त करते थे, उन्हें स्वयं, जिस शुकुल बाबू को वो सम्मान देते थे, उन्हें स्वयं उनके सामने जो है नजरें उठानी पड़ रही थी। नजरें वो उठाने लगे। अब यहां 2 तरह के लोग मिले। बहुत से लोग थे जिनका सहयोग मिला और जिनका सहयोग आज भी कमोवेश हम लोगों को मिल रहा है, और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने उस समय जबरदस्त विरोध किया था। उनके वंशज आज भी नस्त नाबूद कर देना चाह रहे हैं। तो ये कह लीजिए मित्रों, कोई भी इमारत हो, कोई भी राजमहल हो, जब ध्वस्त होता है तो उसे संभालना मुश्किल होता है। वहां के लोगों का बहुत सहयोग मिला। जीवन संघर्ष से जूझते हुए मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल की मनोस्थिति कैसी रही होगी, पंडित तारकनाथ शुक्ल की मनोस्थिति कैसी रही होगी, हम इसका केवल अनुमान कर सकते हैं। इतना जानिएगा कि बंगाल के झंझावातों ने मेरे पिता, बड़े पिता पंडित तारकनाथ शुक्ल जी को अंदर से तोड़ के रख दिया। बिखर गए, अपने को समेट नहीं पाए। क्योंकि मित्रों, जो जन्म के साथ उन्होंने देखा, उसका डूबना मैंने तो देखा ही नहीं। इसके लिए उसका कष्ट तो होता है, लेकिन वो स्रोत है, बहुत कम देखा हुआ है। तो वो टूट जाते हैं। अब पुत्रों की समस्याओं को देखकर जो मेरी दादी हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं। श्रीमती इंदु कुमारी देवी, वो निर्णय लेती हैं कि नहीं, अब वो जौनपुर या बेहड़ा नहीं रहेंगे, बल्कि 24 परगना के खाड़ी घाट कचहरी में रहेंगे। परिवार विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर, ये कह लीजिए, बचना तो चाह रहा है, संभलना तो चाह रहा है, उबरना तो चाह रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, जो भी था चलता रहता। मेरे पिता की सहृदयता, जिसे जीवन पर्यंत मैं देखता रहा। उन्होंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने खर्चे पर बहुत सी लड़कियों के विवाह किए। बंगाल में हमारे मूल गांव बेहड़ा यहां स्थापित होने के बाद यहां भी बहुत से ऐसी लड़कियों के विवाह उन्होंने तय किए, कराए, जिसमें खूब खर्च किए, दहेज के पूरे सामान दिए, खुद कन्यादान भी किए। लेकिन मित्रों, जीवन का यह भी एक पक्ष है। अब बंगाल छोड़ने का दौर आता है। होता क्या है, मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल और मेजदा, मित्रों, कभी भी
कोई नाम बंगाल में पापा का नहीं लेता था। मेजदा कहता था पापा को, छोट बाऊ कहता था चाचा को, और बड़ बाऊ कहता था बड़े पिताजी को। तो बंगाल के मिर्जा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई वो क्या थी? नक्सलवाद। नक्सलवादी का निकला हुआ वो नक्सलवादी आंदोलन पूरे बंगाल में फैलने लगा। बंगाल बिहार को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। यह आंदोलन नक्सलवाद बंगाल के जमींदार परिवारों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। मेजदा, मेरे पिता पंडित ओंकार नाथ शुक्ल, इसके शिकार होते होते बचे। परछाई ने धोखा दिया था। पिताजी के द्वारा पढ़ाए हुए तपन घोष और हलदार घोष इनके पुत्र जैसे हुआ करते थे। पापा भी इन्हें अपना बेटा समझते थे। ये मान के चलते थे कि नहीं, ये मेरे दाएं बाएं हाथ हैं। मित्रों, हमारी जमींदारी के बगल में जज लॉट हम लोगों के परिवार से बड़े जमींदार थे। उनके पास लोग कहते हैं कि 3100 बीघे जमीनें थी। फिलहाल उनके लिए ऐसा भी कहते हैं कि वो चलते थे तो अपनी जमीन में ही चलते थे। उनकी भव्यता थी। लेकिन होता क्या है कि जो जजलाट का जमींदार परिवार था, बड़ा था, और ऐसा पुलिस प्रशासन ने बताया, उस समय के समाचार पत्रों में आया कि हलदार घोष और तपन घोष के षड्यंत्रों से रातों रात जजलाट के जमींदार परिवार को साफ कर दिया गया। फिलहाल अभी तक तपन घोष और हलदार घोष पर जरा भी पापा को विश्वास नहीं था। लेकिन इस घटना ने मेरे पिता को असहज किया। यह आंदोलन इतना खतरनाक कैसे हो गया? पश्चिम बंगाल का प्रशासन सक्रिय होता है, कारण खतरा जमींदारों पे था। मेरे बड़े पिता पंडित तारकनाथ जी शुक्ल सक्रिय होते हैं। ग्वालदास मोधड़ा हो, या ये कह लीजिए उस समय के जो औद्योगिक बड़े घराने थे, उस समय के जो बड़े अधिकारी थे, उनके साथ उठना बैठना था। उन्होंने बंगाल के पुलिस महानिदेशक को लेकर के जाए, क्योंकि जमींदार पे चोट हुए थे, तो अपराधियों को पकड़वाने के लिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग भी वहां सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जजलाट के जमींदार के ऊपर हुआ बड़ा आघात कहीं ना कहीं जितने भी वहां के जमींदार रहे होंगे, और मेरे बड़े पिता और पिता के मन में भी किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ अघटित हो जाने की आशंका जरूर पैदा हुई होगी। उस घटना के बाद पुलिस प्रशासन बड़ी सक्रियता से नक्सल आंदोलन को दबाने का प्रयास करता है, अपना काम करता है। आसपास के कई जमींदारों के ऊपर समय समय पर इसी तरह के आक्रमण होते रहे, धन और जन की हानि होती रही। मन में आशंका जरूर पैदा हुई रही होगी। मित्रों, जिसको मैं कचहरी कह रहा था खाड़ी घाट का, काशी नगर से खाड़ी घाट जहां हम लोगों का आवास है, जिसे कचहरी कहते हैं, वो लगभग 30 एकड़ का है, और जिसके चारों तरफ चार दीवारी उस जमाने में बंधी हुई थी, जिसे लोग कचहरी के नाम से जानते थे। और कचहरी के प्रति, जैसा मैं अभी अपने मूल गांव बहना की चर्चा कर रहा था, तो वहां के लोगों का अपार प्रेम और श्रद्धा सम्मान का भाव था। किंतु जजलाट की घटना ने, आसपास के जमींदारों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं ने निश्चित तौर पे एक हिचक हमारे परिवार के दिमाग में जड़ कर गई कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हीं लोगों की तरह हमारे साथ भी खतरा हो जाए। कारण बेनामी संपत्ति, बदलता हुआ समय, और ये कह लीजिए इन चीजों से जूझता हुआ शुक्ला परिवार का
एक व्यक्ति पंडित ओंकारनाथ शुक्ल मेरे पिता। मैं तो ऐसा कहूंगा कि संघर्षों से जूझने में मेरे पिता को अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। जैसे बंगाल में मेरे परदादा के लिए लोग कहते थे कि अगर बिंदेसर के सामने, मेरे परदादा को बिंदेसर कहते थे वहां पे, तो कहते थे बिंदेसर के सामने अगर शेर पड़ जाए तो वो रास्ता छोड़ देता है, रास्ता बदल देता है। ठीक वैसे ही मित्रों, मेरे पिता के लिए लोग कहने लगे थे कि मेजोदा के सामने कोई भी हो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अवश्य जो है वो रास्ता बदल देगा। लेकिन रास्ता बदल देगा, समय बदल गया था। बिंदेसर का जमाना नहीं था, बड़बाऊ का जमाना नहीं था, मिर्जा का जमाना आ गया था, कांग्रेस सरकार आ गई थी, नक्सलवादी आंदोलन आ गया था, हमारी संपत्ति स्वयं की बेनामी हो गई थी। कितने खतरे रहे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। और इतनी संपत्ति की देखरेख के लिए कितने कर्मचारी रहे होंगे, उन पर होने वाले कितने खर्चे रहे होंगे, उनको शायद जो है मेंटेन करना, ये कह लीजिए कि उसको बनाए रखना जो, वो भी एक बड़ी बहुत ही जद्दोजहद का विषय रहा होगा। अब एक बड़ी घटना घटती है कि जहां काशीनगर बाजार है, काशीनगर से थोड़ी दूरी पर एक उससे बड़ी बाजार थी जयनगर। जयनगर में एक डकैती पड़ती है, और जो डकैती पड़ती है वहां डकैती का पड़ना, चोरी का होना, इस तरीके की घटनाएं जो उस जमाने में आम थी, आज भी पड़ती है, आज भी वो चीजें होती है। तो चोरी चकारी हुआ करती थी, चोरी डकैती ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि उस समय डकैती की घटना ये तो छोटी है, लेकिन जब अपराधी पकड़े गए, और पकड़े गए अपराधियों में जिनका नाम आया, जब उनका नाम आया तो निश्चित तौर पर पापा के विचार करने का समय था। जीवन का मित्रों वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो कोई और नहीं थे। 24 घंटे कचहरी में रहने वाले मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल द्वारा पढ़ाए हुए वो तपन घोष थे और हलदार घोष थे। दोनों फरार होते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता, आज कोलकाता कहा जाता है, डायमंड हार्बर लेके गई, और दोनों का चालान होता है। तो दोनों के चाल चलन को देखते हुए जज लट वाली घटना से कहीं न कहीं से इनका नाम उछला था। लेकिन मेरे पिताजी को जरा भी विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, तपन ऐसा कर सकता है, हलदार ऐसा कर सकता है। हालांकि हलदार जो है वो मनबर टाइप था, क्योंकि चर्चा के दौरान जो है बड़े पिताजी के मुंह से बहुत बार मैंने सुना है, और चाचा के मुंह से भी, पंडित रामेश्वर प्रसाद शुक्ल जी के मुंह से भी हलदार की चर्चा चलती थी। लेकिन तपन को एकदम शांत कहा जाता था। तो उनके सद आचरण, उनके व्यवहार से विश्वास नहीं होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। ऐसा लगा कि उन्हें फंसाया गया। तो जब पापा को खबर लगती है तो वो सीधे डायमंड हार्बर जाते हैं, क्योंकि हमारे आदमी गिरफ्तार हुए थे, तपन और हलदार। तो कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह कचहरी पर भी था, मेजोदा पर भी था, क्योंकि दोनों इनकी परछाई थे। तो होता क्या है कि जब वहां जाकर के डायमंड हार्बर में बंगाल के पुलिस महानिदेशक आईजी से जब इनकी मुलाकात होती है, तो उनसे कहते हैं कि तपन बहुत सीधा साधा है, वो इसमें नहीं हो सकता, हलदार के लिए थोड़ा सा एक प्रश्नवाचक हो सकता है। अब जब वहां के आईजी ने तपन के विषय में जो बातें बताई कि उसके पास से नक्सलवादियों की एक पूरी की पूरी हिट लिस्ट मिली है, और उस हिट लिस्ट में ओंकारनाथ शुक्ल और फिर मिर्जा का नाम दूसरे नंबर पर है। यह वही समय था मित्रों जिसने मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ जी शुक्ल को कमजोर किया।
किस पर विश्वास करें, जिसे 24 घंटे पास में रखा, तो अंदर से वो कमजोर होते हैं और जेल में मिलने के लिए वो तपन और हलदार के पास जाते हैं। उन्हें विश्वास तब भी नहीं होता, दोनों की वो जमानत करवाते हैं, लेकिन बंगाल की बदलती हुई स्थिति को पापा समझ जाते हैं। तपन ने कहा, जैसा पापा के मुंह से मैंने सुना था, मिर्जा आप कचहरी छोड़ दीजिए। बात हल्के थे, हल्के माहौल में कही गई थी, उस बात को इन्होंने रेखांकित नहीं किया। बंगाल अब इस बात को तो उन्होंने जान ही लिया कि हम लोगों के लिए, शुक्ला परिवार के लिए पाही से ज्यादा कुछ नहीं है। अब 24 परगने का कचहरी बिछुड़ने की प्रक्रिया में है, बिखरने की प्रक्रिया में है, जिसे संभालना मुश्किल होने लगा था। क्यों मुश्किल होने लगा था? परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखना, संपत्ति को बचाए रखना, वहां जो अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा थे उसे बचाए रखना, जो हमारे वहां काम करने वाले प्रजाजन थे, जिसे दरबान कहते, वो लोग थे जिनकी संख्या 50-60 हुआ करते थे, उन्हें सुरक्षित रखना मुश्किल होने लगा। पहले भी हमारा घर राजवाड़ी कलकत्ता में हुआ करता था। लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, रात में हम यहां नहीं रहेंगे, तो बाबू लोग, मतलब बड़ बहू, मेजदा, छोट बहू, प्राय कलकत्ता तीनों भाइयों में कोई न कोई रहता। तो वो कहां रहता? राजवाड़ी, जहां हमारा अपना मकान था। मित्रों, जाने अनजाने अब ये कह लीजिए बंगाल पे हमारी पकड़ जो है कमजोर होती चली गई, क्योंकि अब पापा इन घटनाओं के बाद प्रायः जौनपुर और बेहड़ा रहने लगे। उनकी रुचि यहां जमने लगी। शायद हो सकता वही जो मैंने कहा कि अनुमान कर सकता हूं, जिस बात को कभी भी अपनी कमजोरी के विषय में उन्होंने रेखांकित नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि बंगाल हाथ से निकल रहा है। जौनपुर और बेहड़ा की रुचि, निर्णय यह होता है कि अगर गांव से बच्चों को शिफ्ट जौनपुर कर दिया जाए, बच्चे शहर में रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और परिवार फिर जब बच्चे बड़े होंगे, पढ़े लिखेंगे, तो परिवार फिर उन्नति के रास्ते पर हो जाएगा, इसी में कोई निकलेगा। हो सकता है कि बंगाल से पूरा नहीं तो झरन झुरन कुछ भी निकल रहा है। बंगाल का वो सिलसिला आज भी चल रहा है, हल्की फुल्की मुकदमेबाजी आज भी चल रही है, लेकिन आशा कुछ भी नहीं है, संभावना कुछ भी नहीं है। कल ही किसी मित्र का मेरे फोन आया था, तो मेरा परिवार, अब बच्चे जौनपुर शिफ्ट हुए, हम लोग छोटे छोटे रहे होंगे, तो व्यापार की तरफ अग्रसर होता है। मेरे बड़े पिता पंडित तारकनाथ जी शुक्ल जौनपुर के ओलनगंज में सिनेमा हॉल, काली चित्र मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं, और सिनेमा हॉल का ये जो निर्णय, ये कह लीजिए परिवार व्यापार की तरफ जो निकल रहा है। लेकिन होता क्या कि ऐसे बहुत से व्यापार हुए, उम्र की कमी, अनुभव का कम होना, और बार बार 24 परगना, बंगाल, कोलकाता जाने की प्रक्रिया। क्योंकि कुछ भी हो मित्रों, तो यहां का जो भी व्यापार था वहां के तुलना में ये कह लीजिए लड्डू के टूटे हुए चूरे थे, जिसे पाने के लिए यहां हम प्रयास कर रहे थे, और सारा का सारा लड्डू तो बंगाल में था। तो इन लोगों को खींच करके पता चलता कि साल में 8 महीने वो कमोवेश तीनों भाइयों में किसी न किसी को वो बंगाल बुला लेता। तो व्यापार पे भी अपने को ये केंद्रित नहीं कर पाए। तो मेरे पिता पंडित ओंकार नाथ जी शुक्ल के साथ शुक्ला परिवार जीवन के संघर्षों से जूझता रहा, क्योंकि दुनिया जानती थी, आज भी दुनिया जानती है
कि हमारे पास अपार संपत्ति है। लेकिन मित्रों, संपत्ति है किस रूप में है? भूमि के रूप में है, आभूषण के रूप में है, तो उसका तो उपयोग नहीं कर सकते ना, मान मर्यादा को ढकने के लिए। तो यही सारी चीजें मित्रों। अब होता क्या है कि जीवन के संघर्ष का जो दौर मेरे पिता के जीवन में आया, तो इस दौर में हो सकता है कि ये जो सृजनात्मकता थे या इसकी गतिविधियां जो बढ़े, ये जीवन के जो व्यवहारिक पक्ष थे, जीवन का जो व्यवहारिक संघर्ष था, बिना भावुक हुए हुए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है जाने अनजाने वो उससे दूर होते चले गए। मित्रों, अब इन संघर्षों की जो प्रक्रिया थी वो कलम बद्ध होकर के कविताओं के रूप में उतरने लगी। रचनाओं पे उनके मैं बात कभी और करूंगा। कविता कब जलने लगती है विद्रोही किसी विभीषण से, जब मूल का सौदा होता है, जब सस्य श्यामला धरती पर रावण फिर पैदा होता है, विद्रोह भाव से डूब कलम तब आग उगलने लगती है। मित्रों, पापा के द्वारा सुनाई जाती इस कविता को जब मैं सुनता था तब तो नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैंने लेखनी संभाली तो बात समझ में आ गई कि नहीं, इस व्यक्ति के, इस कवि के अंतर मन में बसी हुई जो विद्रोह की भावना है, जो अपने जड़ से उखड़ा था, जिसने अपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष के संघर्षों से संघर्ष करते हुए अंत में जिसे ये बात समझ में आ गई कि पकड़ में नहीं है, तो जीवन जीने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई शगल तो बन ही जाता है मित्रों ने। तो ये कह लीजिए कि जीवन के व्यवहारिक संघर्षों से जाने अनजाने दूर होते हुए मन के वो जो मनोभाव थे, वो कविता के रूप में वो कलमबद्ध होकर के आने लगे। और मेरे पिता पंडित ओंकार नाथ शुक्ल, जौनपुर में जिन्हें लोग ओंकार कहते थे, इसी के नाम से जाने जाते थे। अब होता क्या है कि उनके अंदर का जो विद्रोह भाव था, वो ये कह लीजिए कि अब जब काव्य विधा की तरफ आए तो उन्हें लोग ओंकार नाथ शुक्ल विद्रोही कहने लगे। विद्रोही शब्द को उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़े रखा। जब भी कहीं चर्चा होती तो ओंकार नाथ शुक्ल विद्रोही। जबकि पापा ने जब उपन्यास लिखे, जब नाटक लिखे, तो उन्होंने अपना जो उपनाम रखा था नाथ, उस पर लिखा हुआ मिलता है। कुछ पांडुलिपियां गुम हो गई हैं और कुछ पांडुलिपि है। जैसे अभी कल एक फोन आया ओम प्रकाश शुक्ल जी का, चौकई, तो उन्होंने कहा पागल खाना। तो मैंने कहा भैया पागल खाना नाटक तो उसके विषय में सुना था लेकिन उसकी प्रति जो है वो कहीं गुम हो गई। और बहुत से नाटक है मित्रों, संचयिका के विषय में विचार करता हूं, देखिए वो व्यवस्था होगी तो उनके जीवन काल में तो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में उसे प्रकाशित करा दूंगा। तो शुरू में मित्रों मैंने जैसा कहा था कि मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी थी, बहुमुखी प्रतिभा थी। जो भी करते थे एक समय एक ही काम करते थे, लेकिन ये कह लीजिए उसकी गहराई में उतर जाते थे। ये कविताओं का दौर रहा जो चलता रहा। ये उनका छोटा सा परिचय है। मेरे पिता पंडित ओंकार नाथ शुक्ल जी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब राज ज्योतिषी जौनपुर संकटा प्रसाद जी उपाध्याय के यहां कोई कुंडली उलझ जाती और ये होता है कि नहीं इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना है, तो ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि जौनपुर से लोग आते और ये कहते कि राज ज्योतिषी ने भेजा है, इसमें ये समस्या है, इसका निदान क्या हो सकता है। तो मेरे पापा क्योंकि ज्योतिष में वो ज्योतिष फलित के बहुत अच्छे जानकार थे, तो गुण गुणांक करके फिर उसके फल को वो बताते। तो इस तरीके से ये कह लीजिए कि अब कुंडली देखना, भविष्य देखना, प्राय अधिकांश जितने राजे रजवाड़े जमींदार थे मित्रों, बड़ा विश्वास होता है
और अधिकांश ने इसका अध्ययन किया होगा। फिलहाल उसके विषय में उतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि संकटा प्रसाद जी द्वारा भेजी हुई जो कुंडली होती, उसका कोई न कोई निदान पापा के पास होता। आपके जानकारी के लिए आपको बताया मित्रों, मेरे पिता पंडित ओंकारनाथ जी शुक्ल को भृगु संहिता और मानसागरी कंठस्थ थी। कुंडली के समाधान का रास्ता भृगु संहिता और मानसागरी से निकलते हैं। आज भी, उस समय भी, और पंडित ओंकारनाथ शुक्ल विद्रोही को भृगु संहिता और मानसागरी कंठस्थ थे और कहीं जाते भी थे तो इन दोनों ग्रंथों को वो अपने साथ रख लेते थे। कहीं भी पापा रहे, वो उनके साथ हमेशा जो है वो ग्रंथ लगा रहा जो है। इस समय हमारे मूल गांव बेहड़ा के उनका जो अपना बेडरूम हुआ करता था, वहां आज भी है। वो जो ताखा है, वो जगह है, वहां वो आज भी उपलब्ध है। और उनके अक्षर जो है उस पर जगह जगह टंकित हैं। अगर किसी के लिए कोई निदान दिया है तो उस पर वो भी लिखा है, किसने भेजा था, इसका क्या निदान उन्होंने बताए थे। अब ये उनके गहन अध्ययन, चिंतन, मनन का परिणाम था। पापा की रुचि जो है वास्तु में भी थे, निर्माण में, लकड़ी के फर्नीचर का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक लोहार मिल गया था, बहुत अच्छा लोहार का मतलब फर्नीचर का काम करने वाला। आया, पापा से कुछ पैसे मांगा, पापा ने दे दिया। फिर उसने कहा कि ऐसा है कि भैया जो ना मैं काम करूंगा। इसके बाद पता चला कि जो 20 लोगों के मकान का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस लकड़ी के काम का, तो मैं देखता था कि नापना, जोखना, बैठे बैठे कागज पे वो करना, और वो जो फर्नीचर का काम करने वाला आता था उसका हिसाब किताब देखना, ये सारी चीजें तो लकड़ी के कामों में भी बहुत रुचि थे। आज हमारे यहाँ चले जाइए तो मकान तो हमारा 1934 का बना हुआ बहुत शानदार है, लेकिन बहुत से फर्नीचर जो पापा के बनवाए हुए मिल जाएंगे। पहले तो जैसे ही दालान में हम प्रवेश करते हैं, एक विराट तख्ता, शायद अतिशयोक्ति नहीं है तो ये समझ लीजिए उसकी लंबाई जो 30 फीट होगी और चौड़ाई 6.25 फीट होगी। आराम से उस पर लेटा जा सकता है। मेरे दालान में वो है। 20 चौकियां बनवाई है। 2-3 डाइनिंग टेबल हमारे घर में आपको मिल जाएंगे। 10 सेंट्रल टेबल मिल जाएंगे। मतलब क्या गिनाए। और वो सारे उनके नाप जोख, उनके निर्देशन में उनके सामने बनते थे। फिलहाल उसमें रुचि थे, मकानों के कॉन्ट्रैक्ट लिए और उसे पूरा कराया। वही जो मैंने बताया मित्रों के बहुमुखी प्रतिभा, कहीं न कहीं परिवार को उबारने की दृष्टि उन्होंने ट्रैक्टर लिया, खेती अच्छी हो, भट्ठा चलाया, भट्ठा खोला, 4 साल तक भट्ठा भी चला, लेकिन भट्ठे ने भट्ठा बैठा दिया। ट्रैक्टर लिया खेती के लिए, लेकिन ट्रैक्टर ने भी घाटा दे दिया। आरा मशीन खोलने की व्यवस्था की, जो फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहां से तो कुछ कमाई हुई, लेकिन उस दिशा में वो बढ़ नहीं पाए। इसी तरीके से गरिमा वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री की संकल्पना शुरू हुई, जिसे मैं लेकर के आगे बढ़ रहा था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां थी। जिन विपरीत परिस्थितियों की वजह से होता क्या कि गरिमा वॉशिंग पाउडर जो है वो सप्ताह में लगभग 20 क्विंटल का उत्पादन तो करता है, लेकिन अपनी फैक्ट्री नहीं डाल पाते। इस तरीके से ये कह लीजिए कि गरिमा वॉशिंग पाउडर भी वो अपनी अंतिम गति को प्राप्त करता है। तो पापा जो किसी एक व्यवसाय पर केंद्रित नहीं रह सके, और जब किसी एक व्यवसाय पर केंद्रित नहीं रह सके तो जीवन में पापा के अस्थिरता हमेशा लगी रही। मित्रों, इसी दौरान मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया, पीएचडी की, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीमारी की वजह से मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुझे आना पड़ा। डॉक्टर NH वाडिया ने कहा 15 दिन बाद दिखाना है। पंडित राधेश्याम मिश्र, पुष्पा मिश्रा मेरी बुआ और फूफा है, फूफा जी ने कहा बेटा रुक करके इलाज करा लो, स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। गरिमा वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री फिर लग जाएगी, क्योंकि वो मेरा सपना था मित्रों। फूफा का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, संरक्षण मिला,
यहाँ रुक गए, उनके साथ प्रॉपर्टी का कारोबार किया, कबाड़ का स्क्रैप का काम किया। फिर मैं एल्फिस्टन कॉलेज में पदस्थ हुआ, रहने की जगह साकिनाका में बनाई। जब मैंने भाईंदर, जो मेरा अपना निवास स्थान है पे, यहाँ पे घर 2001 में लिया, तो पापा पे एक तरीके से इमोशनल, भावनात्मक जो है दबाव देना शुरू किया। जब भी बेटे या बेटी का जन्मदिन होता तो उनसे फोन करवाता और बच्चे कहते बाबा आ जाइए जन्मदिन पर। बहुत सालों तक तो नहीं आए, यही कहते थे कि तुम्हारे दरबे में मैं कहां आऊं। लेकिन मित्रों, माया होती है। पता चला कि पापा 2003 से लगभग सितंबर में आ जाते, अक्टूबर में आ जाते, और इसके बाद यहां से मार्च में गांव चले जाते। उनका ये क्रम चलता रहा। जीवन के बाद के दौर में ये कह लीजिए कि लगभग जो है 2 साल मृत्यु के पहले ये यहीं रहने लगे थे। लेकिन इनका दिल, दिमाग, व्यवस्था, सोच हमेशा मित्रों, तब भी मैंने देखा वो बसा करती थी बेहड़ा में, बसा करती थी जौनपुर में, और वो बंगाल में बसा करती थी। और उनकी बातों को सुन करके, जान करके कभी कभी होता था कि नहीं यार, बीमारी की वजह से जो निर्णय मैंने लिया था वो मेरे लिए व्यक्तिगत जो भी हितकर हो, लेकिन मेरे पिता के जीवन, मित्रों, जैसा उनके जीवन के संदर्भ में मैंने चर्चा की, तो जीवन के इस प्रवाह में जन्म जौनपुर में हुआ, पले बड़े शिक्षा जौनपुर के रहे, बंगाल में उनका अधिकांश समय बीता। बाद के दिनों में अपने मूल गांव बेहड़ा से जुड़े रहे, लगभग 20 साल 25 साल तक। जैसा मैंने बताया कि वो अक्टूबर में आते थे और मार्च में गांव निकल जाए, जिससे वहां की ठंड का असर न रहे। ये उनकी अपनी एक जीवन यात्रा थी। कुछ समय यहां हम लोगों के साथ रह लेते थे, गांव रहते थे। जीवन के अंतिम चरण में 2-3 साल वो गांव आना जाना उनका प्रायः वही, साथ में 2-4 दिन के लिए परिवार के साथ गए, लौट आए। 26 फरवरी 2023 को वो हमें छोड़ के गए। जाते जाते उन्होंने अनंत स्मृतियां हमारे पास छोड़ी है। वो ऐसी धरोहर है, वो ऐसी थाती है, वो ऐसी ऊर्जा है, वो ऐसा आकाशदीप है जिसके आलोक में जीवन का घटा टोप भी जब आए, कितनी भी विपरीत विसंगतियां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों से उबरने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं देखना है, बल्कि अगर हम एक बार दृष्टिपात, एक नजर जो उनके जीवन को देख लें, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, सफलता और विफलता सारी चीजें एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों का, ऐसे व्यक्तित्व के होने के बाद जो इकट्ठा है और वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी ले जाता है। तो मित्रों, भाग्यशाली हूं कि ऐसे पिता की संतान हो कि हमें उदाहरण के लिए बाहर कुछ नहीं ढूंढना है। ये जान लीजिएगा, सीखने सिखाने के लिए हम अपने शुक्ला परिवार से ही सीख लें तो पूरी दुनिया जो यहाँ चिमटी पड़ी है। आज उनके तीनों भाइयों का परिवार अपनी जगह जो जहां पे हैं, सुखी हैं, संपन्न है, व्यवस्थित हैं, अच्छे से चल रहा है। पापा का आशीर्वाद मेरे नाभिक परिवार, मेरी धर्मपत्नी, पुत्र, पुत्री पर है। एक मुक्तक से अगर कहूं तो यही है कि कलम थमने लगती है। श्रेयस्कर पत्रिका के लिए
जब कृपाशंकर मिश्र जी ने कहा था कि कविता लिख दीजिए, तो हमने कहा नहीं यार, जो महाकाव्य लिखने लायक व्यक्ति है, जिसका व्यक्तित्व तो महाकाव्य का है, तो कविता के लिए मैं कलम उठाता हूं तो लगता है कि नहीं, ये इसमें रोशनाई बहुत ज्यादा है, लेकिन घटना क्रम जो है उससे भी ज्यादा है, तो इसके लिए उससे बांध नहीं पाएंगे। ये मेरे पिता पंडित ओंकार नाथ शुक्ल, उनका एक छोटा सा जीवन का परिचय है। आगे उनके साहित्य के ऊपर फिर हम ढेर सारी बातें कभी जब अवसर आएगा तब उस समय करेंगे। उजास ही उजास उन्होंने हमारे जीवन में बिखेर दिया है, बड़ी ऊर्जा है, और जो कलम मिली है, कलम के जो धनी है, वक्तृत्व के जो धनी है मित्रों, ये थाते पूर्वजयी होती है। ये बिंदेश्वरी शुक्ल के पास थी, उमाशंकर शुक्ल बेचन शुक्ल के पास थी, पंडित ओंकार नाथ जी शुक्ल मेरे पिता के पास है, और मेरे पास है। मेरी बिटिया भी जो है कविता लिखती है, वो इंग्लिश में लिखते हैं, और उसने जो पहली रचना दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा मित्रों। भाव तो समझ में आया, शब्द को समझने में थोड़ा परेशान था, तो लेकिन यह है कि वो वही जो बताया कि शिराओं में संचरित है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। ये पुरखों का पूर्ण प्रताप है। पिताजी को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी हो उन्हें मुक्त कर दे। सादर प्रणाम।